हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 26। चलिए देखते हैं आज क्या था। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे टॉपिक आता है ना जिसमें एक इंट्यूशन होती है कि हाँ, एक इंस्टिंक्ट है कि ये पक्का आएगा ये एग्जाम में। तो वैसे ही आज कुछ एक टॉपिक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ये पीआईबी से हमने रिसोर्स किया है, तो इसके ना नोट्स बड़ी अच्छी तरह बनाना, तो मुझे क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे से कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। एक तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये पॉइंट वाइज लिखिएगा जैसे हमने लिखा है। ये डेवलप किया है नीति आयोग ने, कंसल्टेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज मतलब जो मिनिस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जैसे हाईवेज की है क्योंकि वो रोड्स बनाती है, तो वैसे एज सच मतलब उस मिनिस्ट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, उनसे कंसल्ट किया गया था। कितना होपफुल है कि ये मोनेटाइजेशन मतलब कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास इससे। दे आर एक्सपेक्टिंग कि 6 लाख करोड़ तक हो जाना चाहिए ओवर अ 4 ईयर पीरियड, 2022 से लेकर 2025 तक। ठीक है। एम क्या कर रहे हैं बेसिकली? एम कर रहे हैं कि हम इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे ताकि हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। कैसे होगा कैसे नहीं, अभी हम आगे आगे देखेंगे। इसमें बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स में, उसको अनलॉक करें। अनलॉक करके वहां का पैसा हम नई जगह लगाएं। ठीक है, ताकि हम फर्दर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। अब वो कैसे होगा, क्या पहले तो देखिए ब्राउन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए एक शहर लेते हैं, लेट्स सपोज बेंगलोर ले लेते हैं। बेंगलोर में एक एयरपोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी। एक तो आपने उसको अब ठीक करना है। एक आपने सपोज करिए आपके एक गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत पुराना एयरपोर्ट है, हम इसको नया बनाते हैं। अब एक सोच ये कहती है कि जहाँ पे वो एयरपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को ठीक करके उसी को रेनोवेट किया जाए, उसी को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसको ही ठीक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। एक होता है कि भैया उसको तो बंद कर दो या देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। नई जमीन लेके, नया सब कुछ लेके, नई लैंड एक्वायर करके नया प्रोजेक्ट शुरू करना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड। तो अभी इन्होंने क्या सोचा है कि जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिसमें उन्होंने रेनोवेशन का खर्चा करना है, सब कुछ करना है, तो ये क्या करेंगे, प्राइवेट वालों को बुलाएंगे कि भैया आप ये ले लो, आपको हम देते हैं। ओनरशिप राइट नहीं देंगे कि भैया आप संभालो, आप हमें एक अपफ्रंट मनी दे दो, मतलब सपोज करो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ कुछ हमें दे दो, और आप इसका ठेका ले लो। आप इसको बनाओ, संवारो, सजाओ, और उसके बाद उसमें से आपको जो रेवेन्यू होता है, जैसे टोल टैक्स, अगर सपोज करिए कोई ऐसे रोड्स बनाने का कि टोल टैक्स आपको लेना है, क्योंकि उसमें क्या है ना, नए जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे उनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक तो ना तो नया प्रोजेक्ट है कि लैंड एक्वायर करो, कोई लीगल हैसल्स आ जाती हैं, कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी एक चीज बनी हुई है, उसको ठीक करना है, और ऊपर से उस पर रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो अपना आप लेते रहो, थोड़ा बहुत शेयर हमें देते रहो, और एक अपफ्रंट मनी दे दो। दैट इज कॉल्ड कि ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में। ठीक है। इसमें क्या है कि अभी क्या क्या नहीं इंक्लूड करें, नॉन कोर एसेट्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि ओनली असेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीपीएससी अभी इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी फिलहाल हो सकता है आने वाले टाइम में स्टेट गवर्नमेंट्स के या कुछ और भी इंक्लूड करें, बट अभी फिलहाल यही करा गया है। टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं? रोड्स हैं जिसका 27% हिस्सा है, फिर रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस, एंड देन टेलीकॉम। और भी हैं, बट आप ये 5 मेजर जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है एम्स टू अनलॉक वैल्यू बाय एंगेजिंग प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफरिंग टू देम रेवेन्यू राइट्स। सिर्फ रेवेन्यू राइट्स, अभी जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेवेन्यू राइट्स दिए जाएंगे, ओनरशिप नहीं दी जाएगी, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे जो भी फंड्स जनरेट होंगे उससे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। ये बेसिकली क्या है कि इन रिटर्न ये मैं आपको सारा समझा ही चुका हूँ कि रेवेन्यू राइट्स दिए जाएंगे प्राइवेट पार्टीज को फॉर अ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पीरियड, कि अगर सपोज करिए 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको दे दिया। इन रिटर्न अपफ्रंट मनी मतलब आप कुछ ना कुछ एक मुश्त कुछ दीजिए, ताकि गवर्नमेंट के पास फंड्स आ सके, जो हम प्लान कर रहे हैं 6 लाख करोड़ इकट्ठा करने का। और थोड़ा बहुत रिवेन्यू शेयर भी देना पड़ेगा। ठीक है। और कमिटमेंट देनी पड़ेगी, हाँ भैया आप इस ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, आप भी उसमें पैसा लगाएंगे, उसको सजाएंगे, संवारेंगे। ये नहीं कि ले तो लिया और उसमें ओनर मतलब रिवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया और उसको ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उन एसेट्स पे। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। इतना नोट करिए, आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अच्छी तरह कवर हो जाएगा। उसको देख एडिटोरियल पे था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल किया था, इकोनॉमिकल खाली क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं येस्टरडे 25th के लेक्चर में, दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। उसको देख एडिटोरियल पे ना क्लाइमेट का था। जिन भाई साहब ने लिखा है उन भाई साहब ने पहले भी लिखा था, हम उसके ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं। जिनके लिए नहीं है, देखिए पहले तो कई चीज़ें क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स आपका बहुत नज़दीक है।
कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है, आईपीसीसी क्या है, यूएस विथड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट का क्या रहा था, यूएनएफसीसी क्या है, क्योटो क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट अकॉर्ड्स क्या हैं, किगाली अमेंडमेंट क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का सारा, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए अब 22 जनवरी, ऑलरेडी मैं जानता हूँ कई लोग अच्छी तरह नोट्स बना चुके होंगे। क्लाइमेट जस्टिस क्या है, 14 अप्रैल। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, अडेप्टेशन फंड क्या है, यूएनएफसीसी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जब तक आपके ये कोर्स नहीं ठीक होंगे ना, बेसिक्स नहीं पता होंगे आपको, आप कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाएंगे क्लाइमेट पे। वो 23 अप्रैल 21 अप्रैल में सुनिएगा। क्लाइमेट के कुछ पॉइंट्स, व्हाट नीड्स टू बी डन, यूएन क्या स्टेप्स ले रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, 11 जून को सुनिएगा। G7 ने क्या कमिटमेंट करी है फॉर क्लाइमेट, 14 जून को। क्योंकि आप सोचें कि एक दिन के लेक्चर से आप क्लाइमेट पे बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लाइमेट पे बहुत बातें चलती हैं, हर थोड़े टाइम में बात चलती है, आपको कंसोलिडेट करने होते हैं पॉइंट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज का एडिटोरियल का, सपोज़ करिए आप आज के एडिटोरियल को ले लीजिए और अगर आप सोचें आज के एडिटोरियल का से नोट्स बना के आप अपने पेपर में लिख के आएँगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप याद रखिएगा। क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ ऐसे होते हैं, उनमें नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे नंबर स्कोर करना मुश्किल होता है। वो आदमी सिर्फ़ वही क्लाइमेट का क्वेश्चन ही इसलिए दिया जाता है कि ये देखने के लिए कि हाँ, बच्चे ने डेली के कितने नोट्स बना रखे थे, डेली कितना पढ़ा है। आप सोचिए एक दिन के लेक्चर से आपको क्लाइमेट का पता चल जाएगा। आप अगर कर भी आएँगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 में से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 2 नंबर 3 नंबर ही मिलेंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कंसोलिडेटेड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो इट हैपेंस कि आप उसको कितनी मेहनत करके बना रहे हैं। इंडिया क्या क्या व्यूज़ हैं नेट ज़ीरो इमिशन पे, नेट ज़ीरो इमिशन क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, इंडिया लोएस्ट अमंग पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर, तो वो 25 जुलाई 20 जुलाई को सुनिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसको जो यूपीएससी में सीरियसली आए ये लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। जो सुन चुका है उनको दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त एक एडिटोरियल पे एक तो तालिबान का पता नहीं क्या प्यार हो चुका है, पूरे टाइम तालिबान, तालिबान चल रहा है। आप प्लीज़ हैसल मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बार-बार नोट्स मत बनाइएगा। एक थोड़ा इंडस्ट्री 4.0 का दे रखा था, थोड़ा-सा इसके बेसिक्स भी देखिए, साथ-साथ मेंस का भी देखिए। 4.0 जो है, कॉइन की थी जर्मन गवर्नमेंट ने 2011 में। हर का अपना-अपना नाम है, जैसे हम लोग मेक इन इंडिया कह देते हैं, डिजिटल इंडिया कह देते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देखिए इसमें, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डेटा एनालिटिक्स, ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एसोसिएटेड हैं विद इंडस्ट्री 4.0। थोड़ा-सा फैक्ट है एमएसएमईज़ के बारे में, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर आपको एमएसएमईज़ पे क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए बेसिक फैक्ट उसके, कि जो 95% ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया हैं वो एमएसएमईज़ हैं, मोर देन 95%। 45% जो प्रोडक्शन है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है वो 45% जो है एमएसएमई से आता है। एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें तो 40% ऑफ वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एमएसएमईज। और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की बात करें तो 6 करोड़ एमएसएमईज जो है एम्प्लॉय करती हैं 11 करोड़ आदमियों को, 11 करोड़ आदमियों को, और कंट्रीब्यूट करती हैं रफली 30% टू द जीडीपी। 30% जीडीपी में हेल्प करती हैं एमएसएमईज, कंट्रीब्यूट करती हैं, और हाफ ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस। जब आप लिखेंगे मेंस में तो अगर आप बेसिक फैक्ट्स लिखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, इनको पता है व्हाट इज एमएसएमई या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। एमएसएमई चैलेंज फेस करिए। अगर बात की जाए इंडस्ट्री 4.0 की अडॉप्ट करने में, क्या है, पहली बात तो लैक अवेयरनेस, मतलब उनको पता ही नहीं है। देखिए आप आज भी देखेंगे ना, तो एमएसएमईज में अगर आपको 70-80% आज भी आप देखेंगे, चाहे नई जनरेशन आके बैठ चुकी है मगर अभी भी ओल्ड जनरेशन उनके साथ बैठी है, बाप दादा बैठे हुए हैं। तो उनको ना क्या है कि दे डोंट लाइक द चेंजेस, मतलब बहुत कम होता है कि बड़े बूढ़ों को एकदम से चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़े कि वो अडेप्ट कर पाएँ। उनको बहुत मुश्किल होती है। उनको यही है कि वो थंब रूल वाली बात है, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो, इसको जल्दी-जल्दी चेंजेस करने की ज़रूरत क्या है। तो उनको अवेयरनेस नहीं होती कि इंडस्ट्री 4.0 के क्या बेनिफिट्स हैं। उनको ऐसी टेक्नोलॉजी से ऐसा लगता है कि डिस्ट्रप्टिव हैं और वो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिमोलिश कर देंगी। हो सकता है पुराने जो लेबर के आदमी रखे हैं, पुराने आदमी रखे हैं, उनको हटाना ना पड़ जाए, पुराने अकाउंटेंट जो रखे हैं उनको ना हटाना पड़ जाए। बहुत बहुत लैक करते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कागज़ में ही, मतलब जैसे फाइल्स ही मेंटेन रखते हैं जिसमें वो अकाउंट्स करते हैं। कंप्यूटर तक तो पहुँचे नहीं है अभी तक वो। कई ऐसे दिखेंगे आपको। तो ये चीज़ें लैक करते हैं वो लोग। एक तो दूसरा क्या है, इनको मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी अगर अडॉप्ट करनी है इंडस्ट्री 4.0। तो उसके लिए इनको एक्सपर्ट्स चाहिए, कंसल्टेंट्स चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। फिर दिक्कत क्या आती है कि ये सब दिक्कतों के बाद ना हम कहते हैं कि एमएसएमईज़ को ना अपना एक विज़न
खुद ही खड़ा करना चाहिए जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कि कैसी चीज़ें वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन सी उनकी हेल्प की है, वो उनको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनको प्रैक्टिस में लेके आ सकें। जैसे बेसिकली कि अगर उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ उनको समझाया जाए कि ये चीज़ें हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ, उनके वर्क से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो उनको काम आ सकती है, तो घटा बढ़ा के जैसे भी उनको चाहिए वैसी उनको प्रोवाइड की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि अभी आपको पता है 2020 में इंडिया ने जॉइन कर लिया टॉप 50 कंट्रीज़ इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये ज़रूरी हो जाता है एमएसएमईज़ के लिए कि वो इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करें विदाउट एनी हेजिटेशन। एक दूसरी बात ज़रूरी ये भी हो जाती है कि मैं जो हमने देखा था कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एमएसएमईज़ पे, बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन एमएसएमईज़। तो उसमें हमने देख लिया था कोविड-19 के टाइम पे कितना चैलेंजेस हमने फेस किए थे, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, ठीक है? उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था जो थोड़ा-सा हवाना सिंड्रोम, कमला हैरिस को लेके दे रखा था। बेसिकली हमें पता चलना चाहिए हवाना सिंड्रोम क्या है। कुछ नहीं है कि कुछ मेडिकल साइंस, कुछ ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा मेडिकली इश्यूज देखे गए थे यूएस और कैनेडियन एम्बेसी स्टाफ के अंदर, क्यूबा के अंदर। बेसिकली जब वो क्यूबा में अपॉइंटेड थे, तो यूएस की और कैनेडियन जो एम्बेसी थी उन्होंने स्टाफ के वहाँ के लोगों ने बताया था कि हमें कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब बेसिकली उसमें ना उनको कभी कोई सुनने में ऐसा लगता है कि कुछ बज रहा है या ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो ऐसी कोई ना प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा फेस की थी उन्होंने। ये बात है 2016 में, और ऐसा नहीं है कि क्यूबा में ही हुआ था ये। फिर 2018 में उन्होंने चाइना में भी फेस किया। अब क्या है, इसका अभी तक कोई ना एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया कि ये किसने किया था। कोई कहता है रशिया ने किया था, अंदर से कोई कह रहा है कि ये कुछ माइक्रोवेव वो था, अटैक था। तो इसलिए ना इस पे कोई ठोस नहीं आया। तो अगर आपसे हवाना सिंड्रोम पूछा जाए, तो बेसिकली मेडिकल साइन और सिम्टम्स थे जो यूएस और कैनेडियन एम्बेसी ने रिपोर्ट किए थे कि हमें क्यूबा में क्या क्या फील हो रहा है। तब उस टाइम तो यूएस ने अपने स्टाफ भी बहुत कम कर लिया था क्यूबा से, 2-3 आदमी छोड़ दिए थे, तो बहुत बहुत बड़ा इशू हुआ था उस टाइम। बट अभी आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि हमारा सिंड्रोम है क्या, ठीक है? उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।